हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके फिफ्थ चैप्टर का वीडियो बनाया जा रहा है, आपको भेजेंगे, आज भेज दूंगा मैं। आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, वीडियो देखना है, साथ में आपको साइंस की बुक रखनी है और नोटबुक रखनी है। जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगे उसको नोट करना है। आपको 4 चैप्टर के वीडियो मैंने पहले भेज दिए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बच्चों ने होमवर्क भी भेजा, लगभग बच्चों ने होमवर्क भेजा है। कल आपके जो 4 सितंबर को 4 सितंबर को आपके जो टेस्ट लिया था उसमें भी बच्चों ने मेरे को जो प्रैक्टिस टेस्ट लिया था उसमें भी बच्चों ने अच्छे संख्या में आंसर्स भेजे हैं और ज़्यादातर बच्चों के जो आंसर्स है वो राइट भी है और बच्चे अच्छा स्कोर भी ऑब्टेन कर रहे हैं। इसी के तहत अपने आज 5वां चैप्टर आपके साइंस में, फिफ्थ चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। 4th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस क्या होते हैं, अपने आसपास जो भी सब्सटेंस है उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं। आज अपने इस चैप्टर के अंदर जो है सेपरेशन सब्सटेंस का, जैसे अपने आसपास कई सब्सटेंस ऐसे मिल जाते हैं तो अपन उनको सेपरेट करते हैं। जैसे सपोज दैट संडे के दिन कबाड़ी वाला आता है कि कबाड़ी लाओ, लो प्लास्टिक लाओ, रद्दी लाओ, तो अपन उसके पास अपने घर पे जितनी भी कबाड़ी होती है वो ले जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं ये काम, ये लोहे की ये मेरे काम आएगी, ये काम नहीं आएगा, ये प्लास्टिक का मेरे काम नहीं आएगा। तो वो क्या करता है, उनका सेपरेट करता है, लोहे की वस्तुओं को अलग रखता है, प्लास्टिक की वस्तुओं को अलग रखता है। वैसे ही अपन सेपरेशन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, अपने घर पे भी काम आती है। जैसे अपन गेहूं लेके आते हैं किसान से, गेहूं लेके आते हैं, फिर उनको अपन चक्की पे पिसाने जाते हैं फ्लोर मिल पे, तो सबसे पहले उनको सेपरेट करते हैं अपन। सेपरेट का मतलब उनको अलग अलग सेपरेट का मतलब है कि जो गेहूं के जो दाने हैं, क्या उसके अंदर कंकड़ पत्थर है, क्या उसके अंदर जो चारा या हस्क डस्ट पार्टिकल्स है क्या, तो उनको अपन सेपरेट क्यों करते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन होता क्या है, टू डिवाइड और सॉर्टिंग, अलग अलग करना। जो भी अपने को दिया हुआ है उसको अपन सेपरेट करना। जैसे अभी आप 6th क्लास में हो, अब जैसे अपनी स्कूल चलेगी तो आपको हम सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट करने के 2 मेथड है, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, या फिर अपने सेपरेशन ऐसे नहीं चलता, अपने सेपरेशन होता है अल्फाबेटिकली। जिन विद्यार्थियों का नाम ए से लेके एम तक आएगा उनको हम ए सेक्शन में रख देंगे या बी में रख देंगे, जिनका एन से लेके जेड तक आएगा उनको बी में रख देंगे। इसी प्रकार वो होता है सेपरेशन, आपको डिवाइड करना। ठीक है, तो सेपरेशन क्या क्या होता है, टू डिवाइड और सॉर्टिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस को डिवाइड करना और सॉर्ट करना। फिर आगे आता है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं। भाई सेपरेट करने की जरूरत क्या पड़ी, आप गेहूं लाए डायरेक्ट लाके चक्की पे डाल देते ना फ्लोर मिल पे। जब किसान के खेत से अपन गेहूं लाए उनको डायरेक्ट फ्लोर मिल पे जाते, या डायरेक्ट जो आटा है उसकी डायरेक्ट रोटी बना लेते, उसको क्यों छानते हैं अपन, तो उनको प्योर करने के लिए। प्योर क्यों हो सकता है, उनके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस हो, कोई हार्मफुल सब्सटेंस हो, उसको अपन रिमूव करें। हार्मफुल का मतलब जैसे कंकड़ है, कंकड़ अपने लिए क्या है, हार्मफुल। अगर आप खाना खाओगे और कंकड़ आपके बीच में आ गया तो आपके दांतों में दर्द हो जाएगा। तो हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए और उस जो सब्सटेंस जो अपन जो व्हीट वगैरह है, गेहूं वगैरह है, जिससे अपन आटा खाएंगे, तो उसको प्योर बनाने के लिए। तो सेपरेशन, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है, फॉर मेकिंग प्योर, उनको प्योर करने के लिए। और सेकंड आप लिख सकते हो फॉर रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस, फॉर रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे फॉर मेकिंग प्योर, और सेकंड पॉइंट में लिख सकता हूं यहाँ पे फॉर रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल हानिकारक सब्सटेंस को रिमूव करना। भाई कंकड़ क्या है, यूजफुल थोड़ी है, कंकड़ खाओगे तो दांतों में दर्द हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। तो उनको दूर करने के लिए अपन सेपरेशन करते हैं। समझ में आ गया कि सब्सटेंस को प्योर बनाने के लिए और हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए अपन सेपरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका देखो एग्जाम्पल देखो, स्टोन्स और पेबल्स इन राइस और पल्सेस, जो चावल होता है, गेहूं होता है, दालें होती है, उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंप्यूरिटीज होते हैं। इंप्यूरिटीज होते हैं, वो अपने काम के नहीं होते, अपने को शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अपन उनको अलग करते हैं। तो उनको अलग करने को ही क्या कहते हैं, सेपरेशन। वापस, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, वी सेपरेट सब्सटेंस फॉर मेकिंग देम प्योर एंड रिमूव हार्मफुल इंप्यूरिटीज, हार्मफुल इंप्यूरिटीज या हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करना। अब इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। खूब सारे मेथड्स हैं, जैसे मेनली ये 6-7 मेथड है, लेकिन ये 9-10 के लगभग है। सबसे पहले पढ़ते हैं जैसे हैंड पिकिंग। पहले एक बार इनका बारी बारी से मैं आपको समझा देता हूँ। हैंड पिकिंग का मतलब डायरेक्ट हाथ से किसी चीज को हटाना।
ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे जैसे गेहूं के दाने हैं, मम्मी अपने गेहूं के दाने बड़ी परात में लेती है और उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर होती है उनको हाथों से अलग करना, हिंदी में बोलते हैं बीनना, हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करना अगर कम संख्या में हो। दूसरा आता है थ्रेशिंग, नाम से पता चल रहा है कि थ्रेसर मशीन के द्वारा जब किसान की जो फसल है वो खेत में पक जाती है तो थ्रेसर मशीन के अंदर उस फसल को डालता है, तो नीचे तो उस पे जो ग्रेन्स वगैरह दाने हैं जो गेहूं वगैरह है वो निकलते हैं और दूर उसका चारा जाता है साथ में। तो फसल से दाने को अलग करना, जो फसल जो प्लांट जो पौधा है उससे उसके ग्रेन्स को सीड्स को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोशिंग। फिर आती है विनोविंग, अब वो सीड्स जो निकले उन सीड्स में कुछ हस्क भी रह जाता है, कुछ फोडर चारा भी रह जाता है एनिमल्स का, तो विनोविंग, विनोविंग में वो हस्क क्या होता है लाइट वेट में होता है, ग्रेन्स हेवी वेट में होते हैं, तो उनको फिर ब्लोविंग एयर हवा बहती हुई में ऐसे ऊपर से डाला जाता है, अभी आपके आगे आएगी, तो उसमें वो चारा दूर हो जाता है। फिर आता है सीविंग, सीविंग का मतलब छानना, जैसे अपन मम्मी अपने रोटी बनाती है तो रोटी बनाने से पहले आटे को छानते हैं नहीं छानते, वो सीविंग। या जैसे किसी मकान का काम चल रहा है तो उसमें बारीक मिट्टी चाहिए, बारीक रेत चाहिए, तो जो काम करने वाले जो होते हैं मजदूर वो क्या करते हैं उस मिट्टी को छानते हैं, तो मिट्टी को छानते हैं तो कंकड़ पत्थर ऊपर रह जाते हैं और बारीक मिट्टी जो प्लास्टर में काम आती है वो नीचे चली जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन सीविंग। सीविंग फिर आती है सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये दोनों प्रोसेस साथ आती है सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे आप दाल लाए, अब दाल में कंकड़ पत्थर तो आपने अलग कर दिए लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा शक है कि कुछ बारीक कण है जो अपने हाथ से दूर नहीं कर सकते, तो दाल के अंदर पानी डाल दो, पानी डाल दो, थोड़ी देर दाल को सेट होने दो, जो दाल की जो ग्रेन्स होंगे जो सीड्स होंगे वो हेवी सीड्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज होगी वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी, फ्लोट करने लग जाएगी, तो जो नीचे बैठ गई दाल उसको तो बोलेंगे अपन सेडिमेंटेशन, और डिकांटेशन जो ऊपर फ्लोट कर रही है उसको आप सिंक कर दोगे, उसमें वॉश बेसिन में सिंक कर दोगे तो वो जो इम्प्योरिटीज थी वो डिकांट हो गई, मतलब फ्लोट हो गई। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब को लिक्विड और सॉलिड मिले हुए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना सीविंग और फिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, सीविंग में दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, जो प्योर और इम्प्योर दोनों क्या है सॉलिड मटेरियल है, जबकि फिल्ट्रेशन में एक सॉलिड और भी एक सॉलिड एक लिक्विड या दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, एक सॉलिड या एक लिक्विड या दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड कैसे, जैसे चाय पत्ती, चाय पत्ती को छानते नहीं जानते, तो जो चाय छन के आती है उसको तो पीते हैं और चाय पत्ती को अपन फेंक देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के अपोजिट है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि कोई जैसे अपन ने पढ़ा था कि अपने आसपास जो सब्सटेंस है वो तीन प्रकार के हैं उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग, सॉलिड, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है ये सॉलिड है, अपन पानी पीते हैं लिक्विड है, अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं वो गैस है, तो सॉलिड लिक्विड और गैस। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से गैस में, जैसे पानी को गर्म करेंगे तो पानी भाप में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा, वाटर वेपर में, उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन इवोपरेशन। फिर अपनी जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि इसमें तो अपन ने लिक्विड को वाटर वेपर में बदला, जो लिक्विड वाटर था उसको वाटर वेपर में बदला, मतलब पानी को भाप में बदला। इसमें क्या होता, जो पानी की जो भाप बन गई थी उस भाप को वापस इसमें बदल लिया अपन ने पानी में, मतलब गैस को वापस लिक्विड में। ये ध्यान रखना, ये जो दोनों प्रोसेस है ये आपके जब वाटर वाला पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ये जो दोनों प्रोसेस है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो आपकी जो क्लाउड फॉर्मेशन बादल बनते हैं वो ये दोनों फॉर्मेशन के द्वारा ही होता है। क्लाउड फॉर्मेशन बादल बनने की जो घटना है, बादल जो बरसात आती है वो इन दोनों प्रोसेस के द्वारा ही होती है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो बरसात अपने भारत में कब आती है, गर्मी की ऋतु के बाद में, समर सीजन के बाद में। समर में क्या होता है, जब सनलाइट तेज सनलाइट पड़ती है तो वो अपनी अर्थ को हीट करती है, जिससे जो वाटर बॉडीज के अंदर जो वाटर है, जो सी ओशियन रिवर है ना पॉन्ड, उनके अंदर जो वाटर है वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर के रूप में कहाँ जाएगा, एटमोस्फियर में, और जैसे ही वाटर एटमोस्फियर में जाता है वाटर, वहां वो कंडेंस होके वापस वाटर में चेंज हो जाता है, और फिर रेनी सीजन में क्या होती है, बरसात की फॉर्म में वो वापस नीचे आती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब एक एक पे चलते हैं अपन। फर्स्ट है अपनी हैंड पिकिंग। फर्स्ट जो मेथड है, सेपरेटिंग मेथड है, वो हैंड पिकिंग। आप बुक में भी साथ में डायग्राम देखते जाएं, क्योंकि यहाँ डायग्राम बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर लार्ज पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स, डस्ट एटसेट्रा आर पिकिंग बाय हैंड। मतलब जो लार्ज पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल हाथ से नहीं उठेंगे, फिर उनको तो अपन छानेंगे, लेकिन मोटे पार्टिकल जो अपने को दिख रहे हैं, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, तो उनको हाथ से किया जाता है। नाम से पता चल रहा है हैंड पिकिंग। पिकिंग का मतलब उठाना। फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स, डस्ट पार्टिकल्स
आर पिक्ड फ्रॉम राइस, पल्सेस, व्हीट एटसेट्रा, है ना। वो उसे एक बड़े बर्तन में लेके और मम्मी साफ करती है, आप देखना इसको घर पे करते रहते हैं अपने। सेकंड प्रोसेस आती है थ्रेशिंग। ये जैसे मैंने बता दिया, इन दिस प्रोसेस ग्रेन्स और सीड आर सेपरेट फ्रॉम स्टॉक प्लांट। मतलब प्लांट जो होता है, जैसे गेहूं का एक पौधा है, उसके ऊपर गेहूं की जो बालियां लगी हुई है, जिसमें गेहूं के सीड्स है, वीट के सीड्स है, उन वीट्स के सीड्स को उस पूरे प्लांट को थ्रेसर के अंदर डाला जाता है। फिर वो थ्रेसर क्या करेगी, ग्रेन्स दाने अलग जगह पहुंचा देगी, और जो चारा है, जो फोडर है, जिसको एनिमल्स खाते हैं, जो केटल्स खाते हैं, दूध देने वाले जानवर, वो अलग जगह चला जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं, ग्रेन्स और सीड्स प्लांट्स से सेपरेट किए जाते हैं। इट इज डन बाय बलॉक्स इन एनासियन टाइम, बैलगाड़ियों के द्वारा। पुराने जमाने में लोग कैसे करते थे कि गेहूं सूख गए, सूखने के बाद जो गेहूं की फसल सूख गई, उसको काट के एक जगह रख लेते थे और उनके ऊपर ब्लॉक काट चलाते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, जिससे वो सूख दाने दाने अलग हो जाते थे इन एनासियन टाइम, पुराने समय में। लेकिन नाउअडेज थ्रेसिंग मशीन इज यूज। इन दिनों में क्या आ रही है, थ्रेसिंग मशीन। आप देखते होंगे अपने बड़ी साड़ी में जो बाबेल साहब के, पामेता साहब के थ्रेसिंग मशीनें बिकती है, किसान ले जाते हैं खरीद के, और फिर वो अपने गांव में जो भी है जिनके निकालते हैं, उनको बदले में पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो थ्रेसिंग मशीन से क्या करते हैं कि वो पूरा प्लांट उसके अंदर डाला जाता है, उसके सीड सेपरेट हो जाते हैं, और वो चारा है वो एनिमल्स के लिए रह जाता है। अब जो सीड सेपरेट हो गए, क्या वो सीड डायरेक्ट अपन उसको ले जा सकते हैं क्या फ्लोर मिल पे? नहीं, उन सीड के अंदर वो जो चारे की मात्रा थी, जो हस्क बोलते हैं, उसको ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, हस्क बोलते हैं। जो गेहूं की जो छोटी छोटी पत्तियां, सूखी हुई जो पत्तियां रहती है प्लांट की, उसको रिमूव करने का जो मेथड है विनोविंग। अब इसमें क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन के अंदर इसको लिया जाता है, गेहूं को, या गेहूं है, चावल है, जो भी है, और जब तेज हवा चलती है तो उस हवा में इसको ऐसे ऊपर से गिराया जाता है। अब जैसे हवा गिरेगी, जैसे मान लो हवा की डायरेक्शन ये है, तो अपन इसको ऐसे करके खड़ा रह जाएंगे। हवा की डायरेक्शन है, हवा तेज रहेगी, तो जो हस्क थे, मतलब जो चारा था, फोडर था, उसको हवा अपने साथ ले जाएगी, और नीचे क्या गिर जाएंगे, वो जो वीट के सीड्स है या राइस के सीड्स है, वो नीचे गिर जाएंगे। आपके डायग्राम बना रखा है इसमें, देखना आप, मैंने भी वैसे बनाया है, देखना आप। इन दिस मेथड लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर, देखो एक शब्द है लाइटर, लाइटर का मतलब हल्के, लाइट का मतलब उजाला भी होता है, लाइट का मतलब हल्का भी होता है, और एक लाइट कलर, हल्का कलर, है ना। लाइटर, लाइटर का मतलब हल्का। लाइटर पार्टिकल्स लाइक हस्क आर सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर पार्टिकल्स लाइक ग्रेन्स। जो दाने होते हैं गेहूं के, चावल के, चने के, जिनके जो सीड्स होते हैं वो तो होते हैं हेवी, और जो उसके अंदर जो चारा होता है वो होता है लाइट। तो हेवियर से लाइट को सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज लिया जाता है बाय हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर। ब्लोइंग एयर के साथ बहती हुई हवा होनी चाहिए, हवा तेज नहीं चलेगी तो ये प्रोसेस कामयाब नहीं होगी। तो फिर आजकल क्या है, हवा लाने के लिए अपने आर्टिफिशियल मेथड, टेबल फैन चला दिया या कूलर चला दिया, और उसके सामने कर सकते हैं, अपन करते हैं जनरली। ये देखो मैंने एक इसका चित्र बनाने की कोशिश की है। जैसे ये लेडीज है, इसने क्या किया, इसमें एक टम्बलर है, बड़ा बर्तन है, इसके अंदर ये दाने ले लिए और ये हवा में से कर रही है। तो यहाँ पर तो ग्रेन सीड गिर गए, और इससे दूर क्या गिर गया, हस्क, जो चारे के जो थे वो गिर गए। फोर्थ आता है सीविंग। सीविंग को बोलते हैं छानना, सीविंग को बोलते हैं छानना। इन दिस मेथड फाइन पार्टिकल्स आर पास्ड आउट फ्रॉम सीव एंड लार्ज पार्टिकल्स आर लेफ्ट इन सीव। इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, छलनी लेते हैं। छलनी में क्या होता है, उसके दाने होते हैं। अब उन छलनी में क्या होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे। अब उन छेद से बड़ा कोई पार्टिकल है वो छलनी के अंदर फंस जाएगा, और छोटे पार्टिकल है वो उससे पास आउट हो जाएंगे। जैसे आटा छानते हैं तो आटे में जो आटा होता है, फ्लोर होता है, उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं तो उससे आर पार निकल जाते हैं। लेकिन आटे के अंदर कोई इंप्यूरिटीज होती है, या उसका जो अपन बोलते हैं चाप बोलते हैं, है ना, वो उसके ऊपर ही रह जाता है। तो इस मेथड को बोलते हैं अपन सीविंग, है ना। तो इसमें फाइन पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल तो ऊपर रह जाते हैं, फाइन पार्टिकल नीचे चले जाते हैं। या जैसे मकान बन रहा है तो उसका प्लास्टर होना है, तो रेत को छानते हैं, मिट्टी को, तो रेत के बारीक जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, वो तो पास हो जाते हैं, और लार्ज पार्टिकल्स जो पेबल्स, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने इसको बताने की कोशिश की है आपको, ये लार्ज पार्टिकल्स, ये फाइन पार्टिकल नीचे आ गया, लार्ज पार्टिकल ऊपर रह गया, सीव है। और एग्जाम्पल भी दिया आपको, सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, है ना, मिट्टी से पेबल्स, कंकड़ पत्थर को अलग करने में। सेपरेट चाप और हस्क, चाप जिसको बोलते हैं जो गेहूं के जो आते हैं ना ऊपर रह जाते हैं, वैसे खाने चाहिए अपने को, लेकिन जनरली अपन क्या उनको खाते नहीं है, ठीक है। सेपरेट चाप और हस्क और स्टोन्स फ्रॉम फ्लोर, आटे में से सेपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है
सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन को जब भी पढ़ेंगे अपन साथ पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे अभी बरसात आ रही है तो नदी नालों में आप देखना पानी, जो उनका पानी होता है वो मड्डी जैसा होता है, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी भी बह रही है। लेकिन जैसे ही बरसात रुक जाएगी और जो तालाब है, मान लो भी तालाब के अंदर पानी आ रहा तो मड्डी वाटर जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात रुक जाएगी, पानी आना रुक जाएगा, वो तालाब का पानी धीरे धीरे बैठेगा। मतलब तालाब के अंदर जो पानी है उसके अंदर जो मड घुली हुई थी, जो मिट्टी घुली हुई है, वो मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी? नीचे। और तालाब का पानी अपने को एकदम कैसा दिखने लग जाएगा? क्लीन। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जो इंप्यूरिटीज या जो भी सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर नीचे पेंदे में बैठ जाता है, उसको बोलते हैं अपन सेडिमेंटेशन। अब जैसे दाल है, अब दाल में बिल्कुल बारीक बारीक है, छानने जैसे भी नहीं है या कुछ और जैसी है, तो अपन क्या करेंगे? उसको पानी में भिगो दिया, तो दाल कहाँ बैठ गई? नीचे। और जो हल्के लाइटर पार्टिकल थे जो खराब थे वो रह गए ऊपर। तो यहाँ पे दाल तो जो पल्सेस थी वो तो क्या हो गई? सेडिमेंट हो गई। और जो ऊपर रह गए उसको अपन ने निखार लिया, सिंक कर दिया। देखो, इन दिस मेथड हेवियर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेटल डाउन ऑन द बोतल। हेवियर का मतलब भारी, भारी जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो क्या हो जाते हैं? बॉटम में बैठ जाते हैं। आफ्टर वाटर इज एडेड, जब इसमें पानी डाला जाता है तो वो बॉटम में बैठ जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन, है ना, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर आती है डिकांटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन द लाइटर impurities like dust and husk is removed along with water। फिर मैंने कहा जो हल्की रह जाती है वो पानी के साथ अपन सिंक करते हैं उसमें वॉश बेसिन में, तो वो बह जाती है, पीछे दाल बन जाती है। आप देखना दाल कभी ऐसे नहीं है डिब्बे में से निकाल के मम्मी डायरेक्ट प्रेशर कुकर में डालेगी, कभी प्रेशर कुकर में नहीं डालते, पहले एक बार दाल को भिगोते हैं, चावल को भी भिगोते हैं, फिर उसके जो ऊपर इंप्योरिटी जो पानी रहता है उसको बाहर सिंक कर देते हैं। उसको बाहर सिंक करने की प्रोसेस को बोलते हैं डिकांटेशन। और पहले जो चावल डाला या दाल डाली और चावल नीचे बैठ जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है ना। इसके बाद आती है फिल्ट्रेशन। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर द मिक्सचर विच कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इस मेथड के अंदर क्या होता है? जो मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब दो या दो से अधिक चीज मिली हुई है, जैसे रोटी है वो क्या एक प्रकार का मिक्सचर है। कैसे? उसके अंदर आटा भी है, नमक भी है, पानी भी है। इसी प्रकार अपनी एयर, ये भी क्या है? मिक्सचर है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, स्मोक धुआं भी है, वाटर वेपर्स भी है। तो वो मिक्सचर है। मिक्सचर से अलग अलग करना, इस चैप्टर को पढ़िए अपन ये रहे कि मिक्सचर को अलग अलग करना, है ना। तो इन दिस मेथड द मिक्सचर विच कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। या तो उसमें एक सॉलिड एक लिक्विड हो तो भी फिल्ट्रेशन काम देगी, है ना। तो सॉलिड और लिक्विड, जैसे इसका सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल क्या हो गया? चाय जब बनाते हैं तो चाय पत्ती को फिल्टर उससे छानते हैं चलनी से, तो चाय पत्ती कहाँ रह जाती है? ऊपर रह जाती है, और चाय अपने कप या ग्लास के अंदर आ जाती है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन। मतलब एक लिक्विड होना चाहिए और एक सॉलिड होना चाहिए, तो ये प्रोसेस काम देती है फिल्ट्रेशन। ठीक है। इन दिस मेथड द मिक्सचर विच कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड से उनको सेपरेट कर दिया जाता है। चाय पत्ती वाला एग्जांपल ध्यान रखना, है ना। जैसे अपनी किडनी में फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? सॉरी, अपनी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। कौन करती है? किडनी। और गैसेज का फिल्ट्रेशन का काम करते हैं लंग्स O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं। जब आगे क्लास में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब देखो इवेपोरेशन क्या होता है? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इनटू का मतलब लिक्विड का गैस में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया वाटर इनटू वाटर वेपर। ध्यान रखना, वाटर एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म में इजीली आप देख सकते हो, और भी होंगे एक दो, लेकिन वाटर आप इजी वे में देख सकते हो। सॉलिड फॉर्म में आइस और स्नो जिसको बोलते हैं अपन, लिक्विड फॉर्म में वाटर, और गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर। अब आपको सर गैसेस कैसे? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप एक ग्लास के अंदर बर्फ भर डाल लो, आइस के कुछ टुकड़े डाल लो, उस ग्लास को रख दो। ग्लास अब भले कांच का ले लो, स्टील का ले लो, थोड़ी देर बाद क्या आप क्या देखते हो? उस ग्लास के चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदे आ जाएगी। तो वो छोटी छोटी बूंदे पानी की कहां से आई? वो एटमॉस्फेयर के अंदर आई। क्या वो अपने को दिख रही थी? नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो गैस थी। प्योर गैस का कोई कलर नहीं होता है प्योर एयर का, और वो अपन उसको देख नहीं सकते, विजिबल नहीं होती। अपन जो धुआं देखते हैं वो इम्प्योर होती है। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर होती है उसको पहचानने का तरीका, अभी देखो सर
अभी रेनी सीजन चल रहा है, बरसाती सीजन, रेनी सीजन। इस सीजन में क्या होता है, अपन बिस्किट को थोड़ी देर बाहर रख देते हैं खोल के, तो वो गीले गीले से हो जाते हैं। वो गीले गीले से क्यों है, क्योंकि जो वाटर था वो वाटर वेपर के रूप में हवा में मौजूद था, वो हवा में मौजूद था और वो आके उसके चिपक गया, चिपकने से वो गीला हो गया। नमक खुला रख दिया तो नमक एकदम गीला गीला हो जाता है। नमक गीला क्यों हुआ, गर्मियों में तो नहीं होता, अभी क्यों हुआ, तो अभी इसलिए हुआ क्योंकि अभी अपने एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत ज्यादा मात्रा में है। गर्मियों में भी रहती है लेकिन कम रहती है। कूलर क्या करता है, हवा तो पंखा भी देता है, पंखे की हवा गर्म लगती है, कूलर की ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि कूलर की हवा में वाटर वेपर्स आती है, वाटर वेपर से अपने शरीर को ठंडक महसूस होती है। तो लिक्विड का गैस में बदलना या वाटर का वाटर वेपर में बदलना, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। देखो इस मेथड से अपन, जैसे ये कोई ग्लास टम्बलर लिया अपन ने, कोई बर्तन लिया, उसके अंदर पानी भर लिया अपन ने, पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, फिर अपन ने उसको गर्म किया, गैस बर्नर पे गर्म किया, तो उसके ऊपर जो छोटी छोटी बूंदे सी जा रही उठ के, और थोड़ा जब भी अपन गर्म करेंगे, जैसे उसको आधे घंटे तक गर्म किया, तो जितना पानी लिया था क्या उतना पानी है क्या, नहीं, वो पानी वाटर वेपर्स बनकर एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। अगर ऊपर ने प्लेट लगा दी ऊपर तो वहीं चिपक गया, नहीं तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों प्रोसेस के द्वारा ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है। अब इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज क्या है, इवेपोरेशन प्रोसेस का देखो बेस्ट यूज है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग साल्ट फ्रॉम सैलाइन और साल्टी और सैलाइन वाटर। खारे पानी, नमक, जो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उससे नमक बनाया जाता है। जैसे मैं रहने वाला जयपुर में फुलेरा तहसील का हूँ, तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, आप पढ़ना है ना, राजस्थान की खारे पानी की सैलाइन वाटर की सबसे बड़ी बिगेस्ट रिवर लेक ऑफ राजस्थान है ना, सांबर लेक। तो वहां क्या होता है, नमक कैसे बनाया जाता है, उस झील के पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है, और फिर सनलाइट के कारण वो हीटिंग होती है, और सनलाइट के कारण गर्म होकर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर इवेपोरेट हो जाता है। ध्यान रखना, पानी को जब भी गर्म करते हैं या पानी के अंदर नमक घुला हुआ है, तो केवल प्योर वाटर ही इवेपोरेट होगा, जो इम्प्यूरिटीज है वो वहीं रह जाएगी। तो प्योर वाटर तो जाता रहता है और लास्ट में क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। तो इस मेथड को अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। तो आपको पूछ सकते हैं कि आपको नमकीन पानी दे दिया, खारा पानी दे दिया, साल्टी वाटर दे दिया, सैलाइन वाटर भी बोलते हैं इसको, आपको दे दिया, आप नमक कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर उसको हम गर्म करके, गर्म करने से क्या होगा, प्योर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा वाटर वेपर में, और क्या बच जाएगा, नमक। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये इवेपोरेशन का अपोजिट है। जिस बच्चे को इवेपोरेशन समझ में आ गया उसको कंडेंसेशन समझ में आ गया। अब इवेपोरेशन में क्या था, वाटर का वाटर वेपर में बदलना, और कंडेंसेशन में क्या था, कंडेंसेशन में क्या होगा, वाटर वेपर का वापस वाटर में चेंज होना। मतलब इवेपोरेशन में क्या था, लिक्विड का गैस में बदलना, वाटर का वाटर वेपर में बदलना। कंडेंसेशन में क्या होगा कि जो गैस थी, जो वाटर वेपर थी, वो वापस लिक्विड में वाटर में चेंज होगी। चेंज द फॉर्म ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड, और चेंज द फॉर्म, ये और, ये शब्द ध्यान रखना, इंग्लिश में ओ आर, और का मतलब दोनों में से दोनों है ना, कोई भी है ना, एंड, जो एंड लगाते हैं उसका मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि यहाँ पे और का मतलब ये दोनों, अथवा जिसको बोलते हैं। चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना। ठीक है, अब देखो मैंने आपके सामने ये बनाया, डायग्राम बनाया है कुछ। देखो जो वाटर की तीनों फॉर्म ले ली अपन ने, आइस सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, और वाटर वेपर गैस फॉर्म में। देखो आइस को मैं गर्म करूँ, तीर का निशान देखो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। वाटर को मैं वापस ठंडा करूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। वाटर को मैं गर्म करता हूँ, हीट, हीट यानी गर्म, कूल यानी ठंडा। वाटर को मैं हीट करता हूं तो किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में। वाटर वेपर को मैं ठंडा करता हूं तो वापस किसमें बदल जाएगा, वाटर में। अगर मैं वाटर वेपर को बहुत ज्यादा ठंडा करूं, एकदम अचानक चिल्ड कर दूं, तो वो अचानक किसमें बदल जाएगी, आइस में। और अगर वाटर वेपर को मैं गर्म करूं, है ना, सॉरी आइस को गर्म करूं, तो वो किसमें बदल जाएगी, वाटर वेपर में। आप देखो कभी कभी अपने बरसात के साथ ओले भी गिरते हैं, है ना, ओले गिरते हैं, स्नोफॉल होता है रेनफॉल के टाइम पे। तो उसका रीजन क्या है, एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर अचानक डाउन चला जाता है। अचानक डाउन जाने से क्या आता है कि वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर आइस, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है उसके साथ आइस भी गिरती है। नेक्स्ट अपना है, देखो एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया मैंने आपको। टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। क्या वाटर किसी भी सब्सटेंस को एनी अमाउंट डिजोल्व कर लेगा, नहीं, एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही पानी में आप कोई चीज घोल सकते हो। इसको हिंदी में बोलते हैं कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। क्या कोई सब्सटेंस है, जैसे नमक है, तो क्या 1 लीटर पानी में कितना भी नमक घोल सकते हैं, नहीं,
उसकी एक फिक्स लिमिट होती है। तो आप, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा नो। आंसर क्या लिखा? नो। क्यों? क्योंकि उसकी एक फिक्स लिमिट होती है। जैसे नमक के मामले में लिमिट है 1 लीटर पानी के अंदर अपन केवल 360 ग्राम नमक घोल सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर अपन केवल 360 ग्राम नमक घोल सकते हैं। जैसे 360 से ऊपर जाओगे वो नमक घुलना बंद हो जाएगा। जैसे आप देखो पानी के अंदर आप नमक घोलते रहना, थोड़ा थोड़ा डालते रहना, क्या आप घोलते समय हिलाते रहना, क्या नमक आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, 1 लीटर पानी लेना आपको, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब आप 360 ग्राम से जैसे ज्यादा नमक होने लगेगा वो आपको बॉटम के अंदर उसका प्रेसिपिटेट, उसका अवक्षेप या आपको दिखने लग जाएगा। तो उस समय अपन कहेंगे कि ये सॉल्यूशन बन गया सेचुरेटेड, अब इसमें अधिक और नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर एक शब्द आया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब ध्यान रखना, अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, मतलब वाटर के अंदर कोई चीज घोलते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको पूछूं शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि सर वाटर के अंदर शुगर को डिसोल्व करना। वो क्या, कौन सा सॉल्यूशन हो गया? शुगर सॉल्यूशन। जो चाशनी होती है ना, मिठाइयों में अपन चाशनी देते हैं, मीठी करते हैं, वो सॉल्यूशन है। क्योंकि पानी के अंदर क्या डालते हैं अपन? शुगर डालते हैं। मैं बोलूं साल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर वाटर के अंदर क्या डालेंगे? सोल्ट डालेंगे। नमक डालेंगे तो वो किसका सॉल्यूशन हो गया? वाटर, सोल्ट का सॉल्यूशन हो गया। जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिए, शुगर प्लस वाटर, शुगर और वाटर को डिजोल्व घोलेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब वाटर में शुगर डिजोल्व करेंगे, वाटर में साल्ट डिजोल्व करेंगे तो साल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैंने दे दिया एनी सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर टू मेक सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस हो जो पानी के अंदर घुल जाता हो। मैंने आपको उस समय 2 बताए थे, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। तो कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर टू मेक सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के देखो 2 टाइप होते हैं, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन और एक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर शुगर और साल्ट और एनी सब्सटेंस कैन बी एडेड। मैंने तीनों चीज बता दी है। ए सॉल्यूशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी एडेड, जिसके अंदर और ज्यादा नहीं घोल सकते, वो सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब जैसे आपकी कैपेसिटी है 2 चपाती खाने की, आप 2 चपाती खाते हैं कि बस मम्मी अब मेरी भूख कंप्लीट हो गई है, मैं सेचुरेटेड हो गया हूँ, ये सेचुरेटेड हो गया हूँ या हो गई हूँ, मतलब 2 रोटी खाने की अपनी कैपेसिटी है, 2 रोटी खाए, 2 चपाती खाए, आप सेचुरेटेड हो गए। आपको अगर एक ही चपाती दोगे तो क्या होगा? आप भूखे रह जाओगे, अनसेचुरेटेड। उसको क्या बोलेंगे अपन? अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड का हो जाएगा ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी एडेड, जिसके अंदर और अधिक सब्सटेंस नहीं घोला जा सकता। जैसे मैंने बताया 1 लीटर पानी के अंदर 360 ग्राम से ज्यादा नमक आप नहीं घोल सकते, तो वो उसका वाटर का सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर आपने 100 ग्राम ही घोल रखा है तो वो कैसा सॉल्यूशन है? अनसेचुरेटेड। आपने 360 ग्राम वाटर के अंदर 360 ग्राम सोल्ट वाटर 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है। वापस सुनना, आपने 360 ग्राम सॉल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है, इट मींस ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अगर आप 360 से 360 ग्राम से सॉल्ट का मतलब 200 ग्राम ही आपने डिजोल्व कर रखा है तो वो आपका अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा आपको 360 ग्राम ऑफ सॉल्ट कैन बी एडेड इनटू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब जैसे रूम टेम्परेचर जनरली होता है 20 डिग्री, 25, 20 और 20 डिग्री, 20 डिग्री और 25 के बीच में। ऐसे नहीं ठंडे पानी में, ठंडे पानी में नमक कम घुलेगा, गर्म पानी में जल्दी घुलेगा। आप देखते हो कि गर्म पानी, गर्म चीज होती है उसके अंदर नमक आसानी से घुल जाता है, ठंडे के अंदर आसानी से नहीं घुलता है ना। तो अपने को रूम टेम्परेचर का मतलब ये ध्यान रखना है टेम्परेचर का ना। आपके ये चैप्टर कंप्लीट है। जिन बच्चों को, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कल टेस्ट के जो भेजा था उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कई बच्चों की तरफ से। लगभग 50-60% बच्चों ने अपनी आंसर शीट भेजी है और अच्छे आंसर भी दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की होगी। मैं आपको 1-2 दिन के अंदर उनके नंबर वगैरह बताता हूँ, आपने कितने नंबर, कितना स्कोर किया है। यह आपके 5वें चैप्टर का वीडियो है, आप इसको देखो, फिर नेक्स्ट वीक में आपके 6 चैप्टर का वीडियो बनाते हैं। ओके, थैंक यू।